Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग आंसर को डिस्कस करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम ऐसे ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलते हैं. सो MCQ विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम वन लाइनर के फॉर्म में भी कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं. ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. आपको बताना है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलार अलायंस ISA इज़ और आर करेक्ट. अब इंटरनेशनल सोलार अलायंस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, पर आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर देना है. ठीक है, तो क्या कहता है पहला स्टेटमेंट, पैराग्वे हैज़ जॉइंड एज द 100th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलार अलायंस. तो पैराग्वे जो कंट्री है इसने इंटरनेशनल सोलार अलायंस को ज्वाइन किया है और ये 100th मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस इज लोकेटेड इन गुरुग्राम इंडिया. तो ये गुरुगांव में लोकेटेड है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें करेक्ट बताना था कि है ना कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब इंटरनेशनल सोलार अलायंस क्या है वो हम देखते हैं. ठीक है, जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब एक से अधिक गवर्नमेंट्स के देशों के गवर्नमेंट्स ने मिलकर इस अलायंस को बनाया है. ठीक है, 2015 में इसका लॉन्च किया गया था. PM मोदी ने लॉन्च किया था और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, इन दोनों ने मिल, इमानुएल मैक्रोन थे शायद तब भी. ठीक है, तो दोनों ने मिलके इसको इनॉग्रेट किया था एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस. जो क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, तब PM मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मिलके. ठीक है, तो अब जो है 119 कंट्रीज़ ने सिग्नेटरीज हैं इस ISA के. सिग्नेटरीज मतलब इन्होंने अब इसके ऊपर सोच विचार चालू कर दिया है कि मतलब इसको अपनाना चाहिए एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहिए. तो इन 119 में से 100 जो है ना वो फुल मेंबर्स हैं. कंप्लीटेड द रैटिफिकेशन प्रोसेस, मतलब साइन वगैरह इन्होंने सब कर लिया है, फुल प्रूफ मेंबर बन चुके हैं. जो बाकी की 19 कंट्रीज़ है ना, इन्होंने अभी इसके ऊपर बातचीत शुरू की है. इन्होंने अभी मुँह ज़ुबानी हाँ बोला है कि हम मेंबर होंगे, पर रैटिफाई यानी कि सिग्नेचर नहीं किया है इन्होंने डॉक्यूमेंट पे. तो ऑफिशियली तो ये नहीं है मेंबर, बट ये 19 कंट्रीज़ पर इन्होंने हाँ कह दिया है कि हम इसके मेंबर बनेंगे. ठीक है, तो बस यही बात थी इंटरनेशनल सोलार अलायंस से जुड़ा हुआ. 99th मेंबर जो था स्पेन था, इसी साल मई महीने में ज्वाइन हुआ है स्पेन. और 100th कंट्री जो है वो पैराग्वे बन चुका है. ठीक है, तो ये सारी बात थी इंटरनेशनल सोलार अलायंस से रिलेटेड. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देने का वक्तव्य मेरा ये था कि अगर आपको कहीं आंसर राइटिंग आता है, जैसे कि UPSC में आंसर राइटिंग आपको करना रहता है, या फिर इंग्लिश में आपको प्रेसी राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है, तो वहाँ पे आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड एज ISO. जो ISO का ये सर्टिफिकेशन है ये किस पुलिस स्टेशन को मिला है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर. तो इन्होंने अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है. वुमेन और चिल्ड्रन जो थे उस स्टेशन में एज अ प्रिजनर, तो वहाँ पे कोई अगर आता है एज अ वुमन, मतलब वुमन जो कोई अगर क्राइम करके वहाँ पे आते हैं तो उनको सही से ट्रीट किया गया था. ठीक है, एज़ पर द प्रोसीजर जो होता है उनको वहाँ पे ट्रीट किया गया था अच्छे से, तो इसीलिए उनको ये सर्टिफिकेशन मिला है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द USA रिसेंटली डेजिग्नेट एज अ मेजर नॉन नेटो अलाई. अलाई इज़ फ्रेंड, तो नेटो का फ्रेंड के तौर पे किसे US ने डेजिग्नेट किया है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, केनिया. तो केनिया को नेटो का अलाई घोषित किया है US के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने. ठीक है, अब अलाय हो गए हैं तो नेटो के अलाय मेंबर हो गए, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा उस कंट्री को, मतलब केनिया को. आर्म्स एंड एम्यूनेशंस जो भी नेटो कंट्रीज़ को दी जाती थी मुश्किल के समय, अब अलाय कंट्री को भी दिया जाता है. ठीक है, तो अगर केनिया के ऊपर कोई हमला करता है कंट्री, तो नेटो कंट्रीज़ केनिया को हेल्प करेंगी. ठीक है, तो ये बात थी पूरी नेटो के अलाई मेंबर से रिलेटेड. ठीक है, रिसेंटली व्हाट स्टेटस ग्रांटेड टू सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL. तो ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है
इसको कौन सा स्टेटस दिया गया है? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनी रत्न कैटेगरी 1, है ना। तो आपकी कैटेगरीज होते हैं मिनी रत्न, महारत्न, है ना। तो जैसे जैसे इनका स्टेटस आगे बढ़ता जाता है, मिनी रत्न से महारत्न हो जाता है, तो उनको और ज़्यादा क्या मिलता है? ऑटोनॉमी मिलती है। बिजनेस कंडक्ट करने में डिसीजंस खुद लेने की ऑटोनॉमी आ जाती है। सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है सारे डिसीजंस के लिए। तो इसीलिए इनको ये जो स्टेटस है वो एज़ पर द जितना वो बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, उसके बेसिस पे इनको ये कैटेगरी डेसिग्नेट की जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005। तो इस ऑर्डिनेंस को लेके आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अब देखो, एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट इशूड इन 1917। ये 1917 में इशू किया गया था। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देर इज़ नो प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो अगर कोई इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपील करने का भी मौका नहीं दिया जाता है कोर्ट में। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द अधेरेंस डू नॉट बार एनी डिस्क्लोजर और पब्लिकेशन ऑफ द केस ट्राइड अंडर इट। क्या ये बार नहीं करता? नहीं, ये बार करता है। जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अनटिल पूरा का पूरा ट्रायल कोर्ट में ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी न्यूज़पेपर इस केस के रिगार्डिंग पब्लिकेशन नहीं कर सकता है। तो बार करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो करेक्ट कौन सा था? 1 था और 2 था। तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस क्या है, हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस R. Swain said those found assisting militants in J&K should be tried by investigating agencies under Enemy Agents Ordinance 2005। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो DGP हैं उन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंसीज जो वहाँ की गवर्नमेंट और मिलिट्री के खिलाफ बगावत करते हैं, है ना, जो पत्थरबाजी करते हैं, वहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, जो जैसे कि हमने इसमें भी देखा था, आपका छत्तीसगढ़ में मिलिटेंट्स आ जाते हैं, माओवादी जैसे हम कहते हैं, है ना। तो उन लोगों को अगर कोई असिस्ट भी करता है, ठीक है, माओवादियों को अगर कोई हेल्प भी करता है ना, तो उन लोगों को इस ऑर्डिनेंस के तहत सज़ा देनी चाहिए। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, J&K एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस वॉज फर्स्ट इशूड इन 1917। देखो ये स्टेटमेंट फर्स्ट था ना, तो 1917 में तब जो महाराजा थे, डोगरा महाराज, उन्होंने इसे पास किया था। ठीक है, सेकेंड, अब इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ रेफर्ड टू एज एन ऑर्डिनेंस सिंस लॉज मेड ड्यूरिंग द डोगरा रूल वेर कॉल्ड ऑर्डिनेंसेस। तो उस वक्त जो कानून बनाए जाते थे उसको हम ऑर्डिनेंस ही कहते थे, पर अब के डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्डिनेंसेस काइंड ऑफ रूल्स होते हैं, पर तब के ज़माने का ऑर्डिनेंसेस पूरा का पूरा कानून, तो हम इसे कानून ही कहेंगे। ठीक है, और ये तभी भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इसीलिए इसके तहत वहाँ के जो लोग हैं इसको ट्रीट करने का कहा जा रहा है। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द ऑर्डिनेंस वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लॉ इन द अर्स्टवाइल स्टेट। तो जब पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान का, फिर जब पार्टीशन के बाद से इसे एज अ लॉ ही हमने इनकॉर्पोरेट किया था। जब J&K एज उनका खुद का सेपरेट स्टेट था ना, स्पेशल स्टेटस मिला होता, तो उसमें इस लॉ को उन्होंने खुद ही अपना भी लिया था। ठीक है, ओके। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब तक इस केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, कोई भी पब्लिकेशन हाउस या फिर पत्रकार इसको पब्लिश नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसमें आपको बेल के लिए भी आप अपील नहीं कर सकते हो, और हायर कोर्ट की तरफ भी जाने के लिए आप अपील नहीं कर सकते हो जब तक आपको ऐसा करने की परमिशन कोर्ट से ही नहीं मिल जाती। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द पेन पिंटर अवार्ड 2024। तो पेन पिंटर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? यस, करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पेन पिंटर अवार्ड क्या है? पहले तो इनको उनके वर्क के लिए, कौन से वर्क के लिए ये अवार्ड मिला है? अनफ्लिंचिंग एंड अनसर्विंग। ठीक है, तो ये उनका वर्क था, इसके लिए उनको ये मिला है अवार्ड।
ये जो अवार्ड था ना 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसने, एक चैरिटी थी जो कि इंग्लिश पेन के नाम से चैरिटी है, इन्होंने इस अवार्ड की शुरुआत की थी। इट डिफेंड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इज़ इन मेमोरी ऑफ नोबल लॉरेट प्ले राइट हेरोल्ड प्रिंटर। तो हेरोल्ड प्रिंटर के याद में ये अवार्ड दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो बिना किसी के दबाव में आके खुले आम किसी को क्रिटिसाइज करने वाले राइटिंग्स लिखते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप को खुलेआम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी उनको कहना है वो किसी से बिना डरे हुए कहते हैं, ऐसे राइटिंग्स को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये उन्हीं राइटर्स को दिया जाता है, किस रीजन के राइटर्स को दिया जाता है, यूके, आयरलैंड और जो कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो हम इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो इसीलिए इंडिया के राइटर्स को भी ये अवार्ड दिया जाएगा अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। whose work is committed to a fearless exposition of truth about the contemporary life। तो जो भी घटनाएं चल रही हैं वो किसी के दबाव में ना आके बिना डरे अगर कोई पब्लिश करता है तो उन राइटर्स को ये दिया जाता है अवार्ड, ठीक है। ओके जी, तो अब और एक न्यूज़ आ रही है कर्नाटका से। साउथ इंडियाज़ फर्स्ट एंड द कंट्रीज फर्स्ट, साउथ इंडिया का भी पहला और कंट्री का सबसे लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी शुरू हो रही है कहाँ पे, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका में, ठीक है। इस न्यूज़ को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो बिकॉज ये काइंड ऑफ फर्स्ट है ना, है ना, जो भी ऐसे फर्स्ट होते हैं सुपरलेटिव कैटेगरी के ये न्यूज़ हैं, ठीक है, तो आप इनको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो लेपर्ड सफारी पहली साउथ इंडिया की और कंट्री की सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे शुरू हो रही है, कर्नाटका में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, ठीक है। और ये जो है 20 एकर्स में फैला हुआ है, एज बिन डिमार्केटेड एंड फेंस्ड फॉर द सफारी। तो वहाँ पे जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क था ना उसमें से 20 एकड़ की ज़मीन जो है वो अलग की गई है लेपर्ड सफारी के लिए, ठीक है। करंटली 8 लेपर्ड्स हैव बीन रिलीज्ड फॉर द सफारी इन द ओपन फॉरेस्ट एरिया। तो 8 लेपर्ड्स को चुना गया है, उनको ट्रेन किया गया है ताकि लेपर्ड सफारी की जा सके, ठीक है। और इसको कितने कॉस्ट पे बनाया गया है, 4.5 करोड़ इसकी लागत आई है, ठीक है। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो वहाँ पे नेशनल पार्क था ना उसमें से ही एक जगह को डिमार्केट किया है कि ये बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। एलिफेंट सेंचुरी थी उसमें से इसको डिमार्केट किया गया है। इट हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बनेरघट्टा नेशनल पार्क एंड एमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिशमेंट इन 2002। तो 2002 में ही इसे डिमार्केट करके बायोलॉजिकल पार्क का भी, इस एरिया को बायोलॉजिकल पार्क मार्क कर दिया गया, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड नियर बैंगलोर कर्नाटका इन द हिल्स ऑफ अनेकल रेंज। तो अनेकल माउंटेन रेंजेस के पास ये सिचुएटेड है, बैंगलोर के पास ही है, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1974, इसे 1974 में नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। इन 2006 इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर वॉज इनॉग्रेटेड एट द पार्क। तो 2006 में पहला बटरफ्लाई एनक्लोजर भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है जी। और बाकी की वन लाइनर फॉर्म में न्यूज़ है। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी इन मुंबई, इंडियाज़ पायोनियरिंग इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है। इन्होंने सिमन मार्क को एज इंटरनेशनल किसके तौर पे किया है, इन्होंने वाइस चांसलर के तौर पे सिमन मार्क को वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी के तौर पे नियुक्त किया है, ठीक है। सिमन मार्क कौन है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और अवार्ड विनिंग प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। और तरुण आनंद जो हैं इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, ठीक है। सिमन मार्क वाइस चांसलर, तरुण आनंद चांसलर हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ है, अरुण कुमार सिंह, अ रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द आरबीआई, विल सर्व एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे आरबीआई ने डिजिग्नेट किया है अरुण कुमार सिंह को, ठीक है, फॉर जून 2024 से 23 जून 2025 तक, यानी कि 1 साल के लिए ये इस पद पे बने रहेंगे, ठीक है। स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं बंधन बैंक का। चंद्रशेखर घोष जो हैं वो रिटायर होंगे और इनकी जगह पे अब ये आ जाएंगे। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कोलकाता में है। इनकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई।
और इसने ऑपरेशंस 2015 में स्टार्ट किए थे। ठीक है जी। बजाज ऑटो जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 2 and 3 व्हीलर्स का। ठीक है। इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट स्टार्ट किया है कहाँ पे, मनाउस ब्राज़ील में। ठीक है। और ये कंपनी का पहला फैसिलिटी होगा जो कि इंडिया के बाहर होगा। ठीक है। तो वो जो बजाज ऑटो मोटर्स का पहला प्लांट जो कि कंट्री के बाहर है वो कहाँ पे है, मनाउस ब्राज़ील में। ठीक है। बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है और ये कभी एस्टैब्लिश हुआ था 29 नवंबर 1945। ठीक है। तो आज़ादी के पहले से ही ये एस्टैब्लिश हो चुका था। इसके फाउंडर हैं जमनालाल बजाज और रोजन फेरियास। ठीक है। ओके। तो इसी के साथ हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा सेशन लंबा था बट हाँ आज न्यूज़ ज़्यादा थी तो सेशन थोड़ा सा लंबा चला। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।